नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर गिरीश गुप्ता, सीनियर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन वर्किंग इन रमन हॉस्पिटल, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर। तो दोस्तों, जैसा हम हमारी वीडियोस के माध्यम से आपको रीढ़ की हड्डी के बारे में जानकारी देते आए हैं, इसी सिलसिले में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कुबड़ापन क्या होता है। कुबड़ापन, जिसको कि हिंदी में कुबड़ापन बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में जो मेडिकल टर्म है उसमें काइफोसिस, स्कोलियोसिस वर्ड के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको बात करेंगे काइफोसिस और देन उसके बाद में हम स्कोलियोसिस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो अपना स्पाइन है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, यदि हम इसको फ्रंट से देखते हैं तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे दिखाई देता है, ये जैसा इस मॉडल में दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम साइड से देखेंगे तो आपको एक कर्व दिखाई देंगे, जिसमें आपको देख पा रहे हैं कि गर्दन से ऐसे झुका हुआ है, पीठ से ऐसे निकला हुआ है, फिर ऐसे निकला हुआ है। तो गर्दन पे, जैसा मेरे प्रीवियस वीडियो में भी रिकॉर्डेड है कि गर्दन पे नॉर्मल कर्व लॉर्डोसिस होता है, बैक पे जो नॉर्मल कर्व होता है दैट इज काइफोसिस, एंड अगेन लंबर स्पाइन यानी कि जो कमर होती है उसका जो कर्व होता है नॉर्मल कर्व, वो लॉर्डोसिस होता है, और जो सैक्रम वाला पार्ट होता है वापस वो काइफोसिस होता है। तो यानी कि लॉर्डोसिस काइफोसिस, लॉर्डोसिस काइफोसिस। तो इस तरह से एक बैलेंस बनता है, और इस बैलेंस की वजह से ही हमारा स्पाइन स्ट्रेट होता है और इसके एर्गोनॉमिक्स मेंटेन रहते हैं, और इसी वजह से हम सारे काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोलियोसिस की। स्कोलियोसिस क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन इन सजाइटल बैलेंस। बेसिकली ये जो कट है ये आपका सजाइटल है। तो यदि हम इसको देखेंगे तो ये रीढ़ की हड्डी आपकी स्ट्रेट ना दिख के उसके साइड से ऐसा लगेगा कि किसी एक तरफ से उसके पूबड़ निकल के आ रहा है, या आपको दिखाई देगा कि किसी मरीज का एक कंधा ऊपर जा रहा है, एक कंधा नीचे हो रहा है। साथ में आपको क्या दिखाई देगा कि जो उसके हाथों के और बीच में कमर के बीच में गैप है, वो आपको दिखाई देगा कि एक तरफ का गैप उसका हाथ का कम हो गया और एक तरफ का बढ़ गया। साथ में आपको क्या दिखाई देगा कि उसका जो चेस्ट है, चेस्ट भी आपको एक तरफ से प्रोमिनेंट दिखाई देगा और एक तरफ से आपको लगेगा कि दबा हुआ है। इसी तरह से जो हिप बोन है, आपको लगेगा कि एक तरफ से बाहर निकल गया है और एक तरफ से अंदर घुस रहा है। तो ये बेसिकली एक क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि एक मरीज के अंदर, स्कोलियोटिक पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं। अब ये स्कोलियोसिस कभी भी हो सकता है, कि बच्चा पैदा होता है तो बच्चे पैदा होते ही जो स्कोलियोसिस होता है उसको कंजेनाइटल स्कोलियोसिस बोलते हैं। कंजेनाइटल स्कोलियोसिस के बाद में जैसे कि बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक एंड एडोलेसेंट स्कोलियोसिस। तो एडोलेसेंट स्कोलियोसिस में क्या होता है कि बच्चा जैसे 3-4 साल की उम्र के बाद में जब बच्चे के अचानक से कर्व दिखाई देने लगता है, माँ बाप को दिखता है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है, उसको एडोलेसेंट बोलते हैं। और 14 साल के बाद में जो कर्व डेवलप होने लगता है 11-12 साल के बाद में, तो उसको हम इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो ये स्कोलियोसिस के जो टाइप्स हैं इससे इतना मैटर नहीं करता है, बट हाँ, कंजेनाइटल और जो चाइल्डहुड वाले स्कोलियोसिस होते हैं उसमें चूंकि जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो उसके साथ साथ उसका टेढ़ापन बढ़ता हुआ जाता है। तो इसके लिए मेरे उन माँ बाप के लिए सजेशन है कि जिन माँ बाप को अपने बच्चों की रीढ़ की हड्डी में जरा भी टेढ़ापन नज़र आने लगता है, वो तुरंत अपने नियरेस्ट या जो भी आपको स्पाइन सर्जन पसंद आते हैं, आप उनको टाइम से रहते हुए दिखाइए। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपका ट्रीटमेंट टाइम से यदि स्टार्ट होगा तो हम उसको रोक सकते हैं, उसकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं, जिसकी बिना ऑपरेशन के, जिसकी वजह से बच्चे की जब अडल्ट एज ग्रुप में आए तो हो सकता है कि वो कुबड़ापन उसको इतना ना दिखाई दे। तो दोस्तों, इसको यदि आप टाइम रहते हुए इलाज कराते हैं तो आपके बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने जाएगी भविष्य में, वो काफ़ी हद तक रुक सकती है। इसी तरह से काइफोसिस भी होता है, लेकिन हम काइफोसिस के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और स्कोलियोसिस के बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यही रहती है कि आपका पोस्चर किस तरह से रखना है, आपको किस तरह से रहना है। आपका एक जैकेट बनाया जाता है, जैकेट बच्चों में टाइमली यदि आप बच्चों को दिखाते हैं, यदि बच्चों का कंजेनाइटल स्कोलियोसिस है यानी कि सिंस बर्थ है, तो आपको 24 में से 23 घंटे उस जैकेट को पहनाना चाहिए। और जैकेट का फिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस किसी भी डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं तो जैकेट जब बना दिया जाता है, क्योंकि जैकेट डॉक्टर नहीं बनाता है, जैकेट के लिए अलग एक रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, वहाँ पे आपको जैकेट बनवाना होता है। जैकेट बनवाने के बाद में आप अपने बच्चों को रेगुलरली डॉक्टर को दिखाते रहिए। और जैकेट्स काफ़ी स्पेशियस होते हैं, वो जैकेट्स आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सकते हैं, 2-2, 3-3 साल तक चलते हैं। तो जैकेट, यदि आपका बच्चा कंजेनाइटली डिफॉर्म है
तो आप उसको सिंस बर्थ से, यानी कि जब आपको पता लगता है तब से ही डॉक्टर साहब जब आपको सजेस्ट करते हैं जैकेट के लिए, उसको आप 24 में से 23 घंटे एटलीस्ट पहनाइए और टाइम टू टाइम वर्कआउट कराते रहिए। डॉक्टर्स एक एक्सरे लेते हैं, एक्सरे का कंपैरिजन करते हैं कि वो आपका जो प्रीवियस एक्सरे था उससे अब नए एक्सरे के अंदर कितना टेढ़ापन आ चुका है, उसके अंदर एंगल्स ड्रॉ करके देखते हैं। तो ओवरऑल इसकी स्कोलियोसिस के बारे में ये है कि आप यदि टाइम से सचेत हो जाते हैं तो हो सकता है आपके बच्चे को या जिसको स्कोलियोसिस है उसको भविष्य में कोई सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त मैंने आपको स्कोलियोसिस के बारे में बताया है, क्योंकि स्कोलियोसिस एक बहुत लंबा टॉपिक है। एक दिन मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हों तो स्कोलियोसिस के बारे में आप इसमें कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपको उससे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।